हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं पहलवान सिंह राजपूत, कक्षा 11 बाणस संकाय, विषय अकाउंटेंसी के अंतर्गत इकाई 5 मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि मूल्यह्रास क्या होती है, इसका लेखा कैसे किया जाता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है, व्यापार के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। बच्चों, आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत ये सारी जानकारी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि लेखांकन का काम करते समय दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे लेखा करते हैं। उसी के अंतर्गत आप पहले 2 चरणों को पढ़ चुके हैं, प्रारंभिक लेखा और वर्गीकरण। इसका थ्योरी वाला भाग अभी तक मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। सैद्धांतिक जब भाग पूरा हो जाएगा तो फिर आप प्रायोगिक भाग की ओर चलेंगे। प्रायोगिक भाग में आपको और फिर दोनों का मिश्रित स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने अशुद्धियों का संशोधन में बताया था, यदि लेखांकन का कार्य करते समय कोई चीज़ लिखने से छूट जाए या गलत लिखा जाए या किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो उसको कैसे सुधारा जाता है। तो ये इसके अंतर्गत था। अब मैं आपको सीधे मूल्यह्रास पर ले चल सकता हूँ। बच्चों, हम व्यापार में बहुत सारे खर्च करते हैं, बहुत सारे व्यय करते हैं। तो इन खर्चों को लेखांकन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। एक वे खर्चे होते हैं, वे व्यय होते हैं जिनको हम आगमगत व्यय के नाम से जानते हैं। आगमगत व्यय का मतलब बच्चों ये हो गया कि जो भी व्यापारी आय कमाएगा उस आय में से ये व्यय घटा करके जो बचेगा वो व्यापार का शुद्ध लाभ कहलाएगा। या ये व्यय आवर्तक प्रवृत्ति के होते हैं। आगमगत जो व्यय होते हैं बार बार करना पड़ते हैं और इनकी उपयोगिता अल्पकालिक होती है। सामान्यतः इन पर सामान्यतः राशि छोटी होती है और ये व्यापार की दैनिक क्रियाओं में बड़ा कहीं ना कहीं से योगदान रखते हैं। इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इन व्ययों के साथ साथ ऐसे व्यय भी होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं। बड़ी राशि इन पे खर्च होती है और एक बार पैसा खर्च हो जाने के बाद उनकी उपयोगिता दीर्घकालिक होती है। तो ऐसे व्यय को हम चालू वर्ष की आय में से कम नहीं करते हैं। चालू वर्ष में जो हमने आय अर्जित की है उसमें से नहीं घटाते, क्योंकि जब उनकी उपयोगिता दीर्घकालिक है, लंबे समय तक इनकी उपयोगिता हमें प्राप्त होगी, इन पर होने वाला खर्चा बड़ा होगा, तो ऐसे व्यय को हम पूंजीगत व्यय के नाम से जानते हैं। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, व्यापार के लिए भवन खरीदा, मशीन खरीदी और कोई ऐसी स्थायी संपत्ति का क्रय किया जो दीर्घ काल तक चलेगी, तो ऐसे खर्च को हम हर साल के आय वैसे कम नहीं करते, दीर्घकालिक खर्च होते हैं। बट लेखांकन का सिद्धांत ये कहता है कि जितना हम आय को महत्व देते हैं उतना ही व्यय को महत्व देना चाहिए। तो सिंपल सी बात हो गई कि व्यापार में ऐसी बहुत सारी संपत्तियां होती हैं जो लंबे समय तक व्यापार के संचालन में योगदान देती हैं। इनकी उपयोगिता दीर्घकालिक होती है, उन पर होने वाला खर्चा दीर्घकालिक होता है। तो इस सारे खर्चे को हम एक साल में व्यय ना मान करके इसको कई भागों में विभाजित कर लेते हैं एक तरह से, या ये कहें कि इन पर जैसे 1 लाख रुपए का कोई हमने मशीनरी खरीदी, 1 लाख के व्यय को हम चालू वर्ष का व्यय नहीं मानेंगे, बल्कि लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार, नियम के अनुसार क्या करेंगे कि इस पर एक निश्चित दर से जो इसके मूल्य में कमी आएगी उस कमी को व्यापार का व्यय मान लेंगे, जिसको हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं।
अब मैं साधारण भाषा में मूल्यह्रास की बात करता हूँ कि व्यापार में बहुत सारी ऐसी स्थायी संपत्तियाँ होती हैं जो व्यापार संचालन के लिए अब उपयोगी होती हैं। तो इनके निरंतर में उपयोग में आने के कारण, समय व्यतीत होने के कारण या अन्य कारण से इनके मूल्य में कमी आ जाती है, मूल्य में गिरावट आ जाती है। इस कमी को ही मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमने 1,00,000 रुपए की कोई मशीन खरीदी, 1 साल यदि हम इस मशीन का उपयोग करेंगे और 1 साल बाद इस मशीन को हम यदि थोड़ी देर के लिए बेचें, बेचने के लिए नहीं है, ध्यान रखना है, तो स्वाभाविक रूप से इसका मूल्य उतना नहीं रहेगा जितने मूल्य में हमने इसको खरीदी है। तो ये जितनी राशि इसकी कम हो गई, ये व्यापार का एक तरह का इस साल का व्यय कहलाएगा और ये आगमगत व्यय की तरह इसका लेखा किया जाएगा। लेखांकन की दृष्टि से इसी को मूल्यह्रास होता है। तो स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास बोलते हैं, इसी को मूल्यह्रास के नाम से। तो अब उदाहरण के लिए यदि 10% हम मान लेते हैं तो 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये होता है। तो जो मशीन हमने 1,00,000 रुपये में खरीदी थी, 1 साल उपयोग करने के बाद उसका 10% मूल्य अर्थात 10,000 रुपये कम हो गया। इसको मूल्यह्रास कहेंगे और इसको आगमगत व्यय की तरह इसका लेखा करेंगे। बाकी 90,000 का जो संपत्ति बची, ऐसे ही धीरे धीरे करके हर साल 10,000 रुपये उसमें से कम होता चला जाएगा और व्यय होता है। तो ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट हुआ होगा कि जो दैनिक उपयोग के लिए आवर्तक प्रवृत्ति के होते हैं वो आगमगत व्यय होते हैं। लेखांकन की दृष्टि से इनका महत्व होता है, उपयोगिता होती है। धीरे धीरे करके आप सीखेंगे क्या उपयोग होता है। तो व्यापार में जितने सारे खर्चे करते हैं वो सबको हम चालू साल की आय में से कम नहीं करते हैं। कुछ चालू साल के आय में से करते हैं जिनको आगमगत बोलते हैं, और जो दीर्घकालिक होते हैं उनको पूंजीगत की श्रेणी में मानते हैं, वो मूल्यह्रास है। तो जब हम लेखांकन का काम करते हैं तो अभी मैंने आपको बात स्पष्ट की थी कि जितनी हम आय को महत्व देते हैं उतना ही हम व्यय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तभी हम व्यापार की सच्चा परिणाम, शुद्ध लाभ हानि, सच्ची तस्वीर हम जान पाते हैं। तो बच्चों, व्यापार में ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं, उनके लिए मैंने कुछ प्रश्न तैयार की हैं मूल्यह्रास से संबंधित। देखें आप क्या है। मूल्यह्रास से आशय व उसकी विशेषताएं बताना है। व्यापार में अनेक, जैसे अभी मैंने बताया, अनेक स्थायी संपत्तियां होती हैं। इन संपत्तियों के निरंतर में प्रयोग में आने के कारण, समय बीतने के कारण, नए आविष्कार के कारण, अप्रचलन के कारण या अन्य कारण से इनके मूल्य में स्थायी रूप से कमी आ जाती है। इस कमी को वाणिज्य की भाषा में मूल्यह्रास या घटोत्तरी कहा जाता है। ये मूल्यह्रास की परिभाषा है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए। मूल्यह्रास हो जाने पर स्थायी संपत्ति के मूल्य में स्थायी रूप से कमी आ जाती है। सभी मैंने उदाहरण दिया था कि 1,00,000 की आपने मशीन खरीदी और 10,000 रुपये उसका मान लीजिए मूल्य गिर गया। ये कितने प्रतिशत होगा, कितनी गिरावट होगी, ये विभिन्न कानूनों के तहत होता है। विभिन्न संपत्तियों पर अलग अलग दर होती है, अलग अलग दर के हिसाब से घिसावट तय की जाती है। इसको घिसावट के नाम से भी जानते हैं, कमी तय की जाती है। हर संपत्ति पर 10% नहीं होता है। तो आयकर विभाग ये तय करता है कि कौन सी संपत्ति पर कितना मूल्यह्रास के रूप में माना जाएगा और इसको व्यापारी खर्चे के रूप में लिख सकता है। तो मूल्य में कमी आ जाती है, मूल्यह्रास की विशेषता होती है। और इसका संबंध पुस्तकीय मूल्य से, मूल्यह्रास का संबंध स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य से होता है। पुस्तकीय मूल्य से बच्चों मतलब होता है जो हमारी लिखने की जो पुस्तकें, हिसाब किताब की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के में जो उसका मूल्य लिखा है वो पुस्तकीय मूल्य कहलाता है। और उसमें से घटाते हैं। जैसे पहले साल मशीन की कीमत मैंने 1,00,000 रुपये अभी आपको बताई, इसमें से 10,000 घटाने के बाद 90, तो अगले साल उसका पुस्तकीय मूल्य 90,000 हो गया। फिर अगले साल मान लीजिए हम 10,000 और घटा देते हैं तो फिर वो 80,000 रुपये हो जाएगा। तो जैसे जैसे पुस्तकों में जो मूल्य उसका दिखाई देगा उसको पुस्तकीय मूल्य कहें। अर्थात ह्रास का संबंध स्थायी संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य से होता है। पुस्तकीय मूल्य के आधार पर उसको गणना की जाती है और उसमें से उसको घटाया जाता है। फिर निरंतर कमी, मूल्यह्रास से संपत्ति के मूल्य में निरंतर कमी होती रहती है। जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, पहले साल 10,000 कम हुए तो 90 बचे, अगले साल 10 कम होंगे तो फिर 80 बचेंगे, फिर और 10 अगले कम होंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके निरंतर ये कमी होती रहेगी।
और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाएगा। तो जो खर्चा एक बार ना होकर एक बार किया गया था, बड़ी रकम की गई थी, वो धीरे धीरे करके खर्च मान लेते हैं, क्योंकि वो संपत्ति निरंतर अपने उपयोग में भी तो आ रही है, एक साल में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। प्रकृति के हिसाब से मूल्यह्रास की प्रति व्यय की भांति होती है, खर्च की भांति होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको, जैसे अभी मैं उदाहरण दे रहा था कि 10,000 रुपये हर साल हम आय में से कम करते चले जाएंगे। एक साथ 1 लाख नहीं करेंगे, एक साथ 1 लाख करेंगे तो अवश्य हमारा चालू साल का लाभ हानि या तो कम हो जाएगा या लाभ के स्थान पर हानि दिखाई देगा। तो ये लेखांकन का सिद्धांत बनाया गया है कि जितनी भी स्थायी संपत्तियां होंगी उन संपत्तियों पर होने वाला खर्चा एक साथ व्यय नहीं मानेंगे, उसको एक निर्धारित दर से जो राशि निकलेगी उस राशि को हम हर साल के लाभ में से, आय में से उसको घटाते चले जाएंगे, अर्थात इसको व्यय की प्रवृत्ति का माना जाए। यहाँ ये ध्यान रखना है बच्चों की, ये खर्च हर साल नहीं हो रहा है, खर्च की राशि वास्तविक भुगतान उसका एक ही बार हो जाता है, लेकिन उसको कई भागों में विभाजित कर देते हैं। विभाजित करने के कई आधार होते हैं, कई तरीके होते हैं, वो विभिन्न कानूनों को ध्यान में रख करके तैयार किए जाते हैं। पूर्वानुमान, मूल्यह्रास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना मूल्यह्रास होगा विभिन्न संपत्तियों पर अलग। अब मूल्यह्रास उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से होते हैं, किन किन कारणों से संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है, ये देखें। एक निरंतर सबसे मुख्य कारण होता है कि संपत्तियों का आप निरंतर उपयोग करोगे, काम में लाओगे तो स्वाभाविक रूप से उसके मूल्य में कमी आ जाती है। कोई भी आप स्थायी संपत्ति खरीद लो, कोई भी चीज़ खरीद के ले आओ, आप चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो या ना हो, आप यदि घर के लोग उपयोग के लिए भी कोई बड़ी चीज़ खरीद के लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अवश्य उसका मूल्य उतना अगले वर्ष के लिए कम हो जाता है। तो सामान्यतः संपत्तियों के उपयोग में आने के कारण, प्रयोग में आने के कारण उनके मूल्य में कमी आ जाती है। समय भी एक ऐसी चीज़ है कि संपत्ति, कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं इनके एक निश्चित अवधि के लिए होती हैं और समय व्यतीत होने के कारण उनके मूल्य में कमी आती चली जाती है। तो बहुत सारी संपत्तियां होती हैं, उनका अलग अलग स्वभाव होता है और उन संपत्तियों का जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे उनका मूल्य कम है। जैसे खनन व्यवसाय होता है, तो खनन व्यवसाय में जो भी स्थायी संपत्ति होती है, खदानें होती हैं, जैसे जैसे उसमें खनन होता चला जाता है उसके मूल्य में कमी होती चली जाती है। अप्रचलन का मतलब बच्चों ये होता है कि नई तकनीक के आ जाने से पुरानी वस्तुएं चलन से बाहर हो जाती हैं, उसको अप्रचलन बोलते हैं। विज्ञान दिन पे दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, नवीन आविष्कार होते चले जा रहे हैं, नई नई चीज़ें आती चली, नई नई तकनीक आती चली जा रही हैं। तो नई तकनीक के आ जाने से, पुरानी तकनीक, नए आविष्कारों के आ जाने से पुरानी संपत्तियाँ अप्रचलन हो जाती हैं, तो एकदम उनके मूल्य में गिरावट आती है। ये भी एक कारण होता है। साधारण सा उदाहरण, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, अब ब्लैक एंड रंगीन टीवी आ जाने के कारण ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है चलन से बाहर हो गए हैं। मोबाइल के क्षेत्र में आप बच्चों नित्य नए आविष्कार आप देख ही रहे हैं, नित्य नई चीज़ें देख ही रहे हैं कि नई तकनीक, नए सॉफ्टवेयर आ जाने के कारण पुराने मोबाइल एकदम चलन से बाहर हो गए। एक कारण दुर्घटना भी होता है, दुर्घटनाओं के कारण भी स्थायी संपत्तियों के मूल्य में क्षति होती है। उसको बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट भी एक कारण होता है। कभी कभी जब नई चीज़ आती है तो उसका बाजार मूल्य बहुत अधिक होता है, लेकिन जब उत्पादन अधिक हो जाता है और कोई दूसरी संभावना ऐसी बढ़ जाती है तो स्थायी रूप से संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आ जाती है। ये भी कारण, और भी वैसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण संपत्ति के मूल्य में कमी होती है। मूल पदार्थ नष्ट हो जाना है, कोई संपत्ति जैसे खनन है, तेल के कुएँ हैं, उनका मूल पदार्थ यदि उसमें से कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो इससे भी उनके मूल्य में कमी आ जाती है। तो ये ह्रास उत्पन्न होने के कारण, इन कारणों से सबसे महत्वपूर्ण कारण निरंतर में उपयोग है। उपयोग यहाँ लेखांकन में सामान्यतः व्यापारी संपत्तियां उपयोग के लिए खरीदता है, उपयोग करता है, उपयोग करने से उनका मूल्य गिरता है और वो एक निश्चित प्रतिशत के रूप में उसको व्यय मान करके चालू वर्ष के आय में से उसको घटा दिया जाता है। ये इसके कारण थे। अब मूल्यह्रास आयोजन के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्य के से इसका आयोजन करना चाहिए, मतलब मूल्यह्रास का लेखा करना चाहिए, अर्थात इसको चालू साल के लाभ में से इसको घटाना चाहिए। देखते हैं, मूल्यह्रास व्यापार के अन्य व्यय की तरह अप्रत्यक्ष व्यय होता है।
जैसे ऐसे दूसरे व्यय होते हैं, जैसे वेतन है, बिजली का बिल है, टेलीफोन है, भाड़ा आदि, ये सब हम आय में से घटा करके हम व्यापार का शुद्ध लाभ निकालते हैं। ठीक वैसे ही ह्रास की राशि को भी हम चालू साल के लाभ में से उतनी राशि को कम कर देते हैं। अन्य व्यय की तरह इसका आयोजन करना आवश्यक होता है। आयोजन मतलब लिखना, घटाना, लाभ में से कम करना। पहला उद्देश्य है उत्पादन लागत मालूम करने के लिए। जिस तरह से हम वस्तुओं की उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए उस पर होने वाले सारे खर्चों को जोड़ देते हैं, तभी हम पता करते हैं कि इस वस्तु को लगाने में, उत्पादन करने में कितना खर्चा आया। तो यदि हम एक छोटी सी, मान लीजिए मैं पंखा निर्माण का काम करता हूँ, पंखा बनाता हूँ और बेचता हूँ, तो पंखा को बनाने में जो भी कच्चा मटेरियल या उसको प्रोसेस करने में जितना सारा खर्च आया वो उसकी उत्पादन लागत होती है। तो उसकी उत्पादन लागत ज्ञात करते समय अन्य जो स्थायी संपत्तियों का मैंने उपयोग किया है और उन पर जो ह्रास आया वो राशि भी मैं उसमें जोड़ दूंगा, तभी मैं किसी संपत्ति की या वस्तु की सही उत्पादन लागत ज्ञात कर पाऊँ। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से या कहें प्रत्यक्ष रूप से ही उन स्थायी संपत्तियों ने भी उस वस्तु के निर्माण में योगदान दिया है जो एक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हुआ है। यदि हम सही वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात करना चाहते हैं तो जैसे अन्य जो हमें व्यय दिखाई दे रहे हैं, जो हमने चालू साल में नकदी में किए हैं, उनके साथ साथ मूल ह्रास की राशि को उत्पादन लागत में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम वस्तु की सही उत्पादन लागत ज्ञात कर पाएंगे, तभी हम वस्तु का सही मूल, विक्रय मूल्य तय कर पाएंगे। शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि शुद्ध लाभ हानि सामान्यतः बच्चों ऐसे ज्ञात करते हैं, जितना हमने साल भर में कमाया उसमें से जो व्यय कर दिए घटा देते हैं। मान लीजिए एक साल में हमने 1 लाख रुपए कमाया और 20,000 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारी शुद्ध आय जो 80,000 बचती है। लेकिन हमारी एक स्थायी संपत्ति भी थी और उसके उस संपत्ति पर 10,000 रुपये का एक ह्रास भी लगता है, ह्रास की राशि भी उसकी 10,000 रुपये बनती है। तो यदि हम यहाँ व्यापार का शुद्ध लाभ ज्ञात करना है तो जो हमने नकदी 20,000 रुपये खर्च किए हैं उसी की तरह ये 10,000 रुपये संपत्ति पर लगने वाले ह्रास को भी उसमें से घटाना चाहिए, तभी व्यापार का शुद्ध लाभ कहलाएगा। अर्थात हमारे व्यापार का वास्तविक शुद्ध लाभ 70,000 ही होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे व्यापार का शुद्ध लाभ बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इसमें हमें टैक्स अधिक लगेगा और हमारे सामने व्यापार की सही तस्वीर नहीं आ पाएगी। अर्थात हम अपने व्यापार का बिल्कुल शुद्ध से शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करें, शुद्धतम परिणाम ज्ञात करना चाहते हैं तो जैसे हम दूसरे व्ययों को आय में से घटाते हैं वैसे ह्रास को भी आय में से कम कर देना चाहिए, तभी व्यापार का शुद्ध परिणाम हमारे सामने आएगा। एक उद्देश्य होता है। फिर संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाने के लिए, अभी मैंने पहले ही उदाहरण दिया था कि एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी तो पहले साल उस संपत्ति का कीमत 1 लाख रुपए हो गई, पुस्तकों में उसकी कीमत 1 लाख रुपए दिखाई देगी। लेकिन 1 साल उपयोग करने के बाद उसका 10,000 रुपये मूल्य कम हो जाएगा, तो अगले साल उसकी पुस्तकों में कीमत 90,000 हो जाएगी। धीरे धीरे करके उसकी कीमत 10,000 रुपये घटती चली जाएगी। वो उसकी सही संपत्ति की सही लागत हमें बैलेंस शीट में दिखाई देगी। यदि हम ह्रास नहीं लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारी पहले साल भी संपत्ति की कीमत 1 लाख रुपये होगी और आगे के वर्षों में भी 1 लाख ही दिखाई देगी, जो कि वास्तव में उतनी नहीं होगी, क्योंकि उसका उपयोग करने के कारण उसका मूल्य अवश्य ही गिर गया होगा, घट गया होगा। तो यदि हम अपनी संपत्तियों की उचित कीमत जानना चाहते हैं, अपने व्यापार की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो जितनी भी स्थायी संपत्तियाँ उन पर ह्रास का आयोजन करना चाहिए। आयकर में लाभ उठाने के लिए जैसे बच्चों, आयकर कानून ये कहता है कि जितना आप कमाएं उसमें से जो भी आयकर की दृष्टि में वैधानिक खर्चे होते हैं उन खर्चों को घटाने के बाद जो आय उस पर आयकर आपको भरना होता है। तो आयकर कानून ये कहता है कि जैसे अन्य दूसरे जैसे वेतन, बिजली, टेलीफोन के व्यय को आप घटा करके शुद्ध आय ज्ञात करते हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए आपकी आय में से आपको ह्रास की राशि को घटाकर ही आप अपने लाभ को दिखाएं और उस पर टैक्स दें। तो ह्रास की राशि शुद्ध लाभ ज्ञात करते समय उसको घटा दी जाती है, तो इससे हमें आयकर भी कम देना पड़ता है। और आयकर कानून भी ये कहता है कि प्रत्येक व्यापारी को अपना व्यापार का शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करते समय ह्रास की राशि को घटा देना चाहिए।
वैधानिक अनिवार्यता भी है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने लाभांश वितरण करने के पूर्व अपनी जितनी भी व्यापारिक स्थायी संपत्ति हैं उन पर ह्रास का अपलेखन करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। मूल ह्रास की राशि का निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? बच्चों, जब हम मूल ह्रास लगाएंगे तो हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे? ये प्रश्न बनता है कि हम जब किसी भी स्थायी संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाएंगे तो सारे से, अभी मैंने आपको बताया था कि सारी संपत्तियों पर एक समान दर से ह्रास नहीं लगता, हर संपत्ति पर अलग अलग दर से ह्रास का लेखा किया जाता है। स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाते समय निम्नलिखित बातों या तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, ह्रास लगाते समय ये देखते हैं कि उस संपत्ति की लागत कितनी है। लागत से यहाँ तात्पर्य ये हो गया जितने की हम संपत्ति खरीद कर लाए हैं वो, प्लस उसको लगाने में जो खर्चा हुआ, वो लाने में खर्चा हुआ, वो सब उसमें शामिल किए जाते हैं। बच्चों, बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, उनके पार्ट्स आते हैं, छोटे छोटे भागों में करके उनको लाया जाता है, फिर उसको स्थापित करने में खर्चा होता है, उसको लगाने में खर्चा होता है, वो उसी का भाग होता है। मान लीजिए कोई मशीनरी हम 1 लाख रुपए की खरीद के लेके आए और टुकड़ों टुकड़ों में आई, और फिर उस मशीन को लगाने में कुछ खर्चा हो गए 20,000 रुपये, तो 1,20,000 हो गए। फिर उसको लाने में 10,000 भाड़ा लग गया हमारा। तो इस तरह से उस संपत्ति की वास्तविक लागत जो है 1,30,000 रुपये मानी जाएगी, ना कि 1 लाख रुपये। संपत्ति का जो बिलिंग हुई है, बिल बना है, वो तो 1 लाख रुपए का, लेकिन उसको स्थापित करने, उसके लाने में जो सारे खर्चे होते हैं उसी का भाग होते हैं। उन सबको जोड़कर ही हम ह्रास निकालते हैं। तो संपत्ति का लागत मूल सरल भाषा में कह सकते हैं, संपत्ति को लाने से लेके कार्य योग्य बनाने तक जितना भी सब खर्च होता है वो सब उसी का ही भाग होता है। उसको जोड़ने के बाद ही हमें संपत्ति पर ह्रास की गणना करना चाहिए। जैसे बच्चों, एक और साधारण सा होता है, जैसे हम पंखा लेकर आते हैं, मान लीजिए पंखा हम 1500 रुपये में लेकर आए हैं, लेकिन पंखा ला के घर में रखने से पंखा हमारे कार्य योग्य नहीं हो जाता है। पंखा आ जाने के बाद जो इलेक्ट्रीशियन आएगा वो लगाएगा, मान लीजिए पंखा लगाने का इलेक्ट्रीशियन 100 रुपये खर्चा ले रहा है, तो 1500 का तो पंखा हो गया, 100 रुपये तो हमारे पंखे की कॉस्ट बढ़ करके 1600 रुपये। अब जब हम ह्रास लगाएंगे तो 1600 रुपये लगाएंगे, ना कि 1500 रुपये। ऐसे बच्चों, जो कल कारखाने होते हैं इन पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियाँ होती हैं, इनकी करोड़ों में कीमत होती है, उनको स्थापना का खर्च भी बहुत बड़ा होता है, उनको लाने में भी खर्चा बहुत बड़ा होता है। अभी आपने कुछ समय पहले यहाँ सुना होगा, देखा होगा कि बीना रिफाइनरी का जो प्लांट लगा है उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी बड़े बड़े ट्रॉले में रख कर लाई गई थी, उनको लाने में कितना खर्चा हुआ, फिर उसको लगाने वाले टेक्नीशियन भी आएंगे, तो वो सब जब मशीन कार्य योग्य हो जाती है तो उस तक उसके पहले होने वाला सारा खर्चा का उसी का ही भाग होता है, उसी के आधार पर मूल्यह्रास निकाला जाता है। फिर एक बात ध्यान में रखा जाती है कि जब हम ह्रास लगाते हैं तो संपत्ति का एक अनुमानित जीवन काल निकाल लेते हैं। का निर्धारण करते समय संपत्ति का एक कार्य जीवन अनुमान अनुभवी व्यक्ति द्वारा लगवाकर मूल्यह्रास का निर्धारण करना चाहिए। कुछ संपत्तियों की कीमत 5 साल होती है, कोई 10 होती है, कोई 50 होती है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि जब हम मूल्यह्रास का निर्धारण करें कि वो संपत्ति हमारे लिए कितने साल तक उपयोगी रहेगी, कम से कम खर्चे पर हमारे लिए कितने साल तक काम में आएगी, उसके आधार पर भी हम मूल्यह्रास का निर्धारण करते हैं। तो वो इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि अनुमानित जीवन काल उसका, तो बहुत सारे ऐसे अनुभवी व्यक्ति होते हैं, वो बता देते हैं कि ये इस तरह की संपत्ति बिना किसी ज़्यादा खर्चे के, बिना ज़्यादा मरम्मत के इतने साल तक ठीक ढंग से काम किया, वो उसका जीवन काल कहलाता है। अपशिष्ट मूल्य, जब संपत्ति कार्य योग्य नहीं रह जाती है तो ऐसी संपत्ति को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसको अपशिष्ट मूल्य कहा जाता है। जब जैसे मान लीजिए हमने पंखा खरीदा और पंखे का अच्छे ढंग से उपयोग करने 10 साल का समय है मान लेते हैं, 10 साल तक उपयोग करेंगे और 10 साल बाद यदि हम उसको बेचेंगे तो 200 रुपये में बिक रहा है मान लीजिए। तो हर संपत्ति जब कार्य योग्य नहीं रह जाती है तो उसको हम बेचेंगे, तो बेचने के से जो मूल्य प्राप्त होता है उस मूल्य को अपशिष्ट मूल्य के नाम से जाना जाता है। तो उसको भी हम ध्यान में रखते हैं ह्रास निकालते समय।
जब व्यवहारिक प्रश्नों की बात आएगी तब मैं फार्मूले के रूप में आपको बताऊंगा। अगला है संपत्तियों का प्रयोग। मूल्यह्रास का निर्धारण करते समय संपत्तियों के प्रयोग को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई संपत्ति को अधिक उपयोग में होती है तो ऐसी संपत्तियों पर अधिक दर से ह्रास लगाना चाहिए। कई संपत्तियां ज़्यादा प्रयोग में आती हैं, कई संपत्ति कम प्रयोग में आती हैं। ज़्यादा आने वाली संपत्तियों पर गिरावट स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होगी, ऐसी संपत्तियों पर ह्रास ज़्यादा दर से लगाना चाहिए। संपत्ति का स्वभाव भी होता है, बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती हैं जो जल्दी ही नष्ट होने वाली होती हैं, तो ऐसी संपत्तियों पर ह्रास ज़्यादा दर से लगाना चाहिए क्योंकि कम समय में ही नष्ट हो जाएंगी। तो ये बातें थीं, ये तथ्य थे। अब स्थायी किस पद्धति से ह्रास क्या आशा है। बच्चों, ह्रास लगाने की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट अपने पाठ्यक्रम में दो ही है, एक स्थायी किस्त पद्धति और एक घटती किस्त पद्धति। अब दोनों के विषय में बात करूंगा मैं। बच्चों, मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको कि मैंने एक मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की और उस पर मैं हर साल 10,000 रुपये उसके मूल्य में से कम कर रहा हूँ, तो ये स्थायी किस्त पद्धति में होता है। स्थायी किस्त पद्धति को सीधी रेखा पद्धति, सरल रेखा पद्धति, ऋजु रेखा पद्धति या मूल लागत पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अतः ह्रास लगाने की वह पद्धति जिसमें ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष समान रहती है। जब तक वो संपत्ति हमारे उपयोग में रहेगी तो ह्रास की राशि वही रहेगी जो पहले साल थी। तो पहले साल संपत्ति पर ह्रास 10,000 था, अगले साल भी 10, अगले साल स्थायी रह रहा है। ऐसी पद्धति है ह्रास लगाने की, ऐसी पद्धति जिसमें ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष स्थायी रहे, स्थायी किस पद्धति के नाम से जानी जाती है। इसको समान किस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। संपत्ति की मूल लागत पर हमेशा ह्रास की गणना की जाती है। एक बार ह्रास की गणना कर देते हैं और वही राशि हर साल उस संपत्ति के मूल्य में से, पुस्तकीय मूल्य में से घटाते चले जाते हैं। ऐसा करने के बाद एक निश्चित समय के बाद संपत्ति का शेष शून्य हो जाता है। यदि मैंने 1 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी है और हर साल 10,000 रुपये घटा रहा हूँ तो 10 साल बाद मेरी उस पुस्तकों में उस संपत्ति की कीमत शून्य हो जाएगी। ये स्थायी किस पद्धति कहलाती है, स्थायी किस पद्धति के नाम से जानते हैं इसको। तो बच्चों, इसको स्थायी किस पद्धति के नाम से जानते हैं कि जिसमें ह्रास की राशि प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष स्थायी रहती है। एक बार जितनी ह्रास की राशि आ गई उतनी ह्रास की राशि हर साल अपन संपत्ति की कीमत में से कम करते चले जाते हैं, हर साल उतनी राशि लाभ में से कम करते चले जाते हैं। ये स्थायी किस पद्धति के नाम से जानते हैं। अब इसके कौन कौन से 2 फायदे होते हैं आप देखिए। एक, इस पद्धति के अनुसार ह्रास की गणना करने का तरीका अत्यंत सरल होता है। आप देख रहे हैं कि 1 लाख का यदि 10% निकाला तो 10,000 आ गया। तो हर साल आपको बार बार गणना नहीं करना पड़ेगी, इतनी राशि आ गई उतनी राशि हर साल उस संपत्ति के मूल्य में से अपन घटाते चले जाएंगे, उतनी राशि लाभ हानि खाते में लिखते चले जाएंगे, इसलिए सरल होगी। दूसरी यह पद्धति कम मूल्य और कम जीवन काल वाली संपत्तियों के लिए उपयोगी होती है। जैसे फर्नीचर है, ये कम जीवन काल होता है, कम कीमत का होता है, उनके लिए उपयोगी होती है। ये इसके गुण हो गए। अब इसके दोष देखें। इस पद्धति का उपयोग केवल उन संपत्तियों तक ही सीमित है जिनमें प्रतिवर्ष ह्रास समान होता है, उनके लिए ही उपयोगी है, इसका दोष है। और इसमें जो असमान भार पड़ता है संपत्ति, जैसे जैसे अपन जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा संपत्ति के मूल्य में कमी आती जाएगी और उसकी उपयोगिता, उसकी कार्य क्षमता भी उतनी नहीं रहेगी जैसी पहले साल रहेगी। लेकिन ह्रास की राशि अपन देख रहे हैं कि ह्रास की राशि जो है उतनी ही है, हर साल 10-10 हज़ार रुपये चली जा रही है। तो जब यदि संपत्ति की कार्य क्षमता कम हो रही है तो ह्रास की राशि भी कम होती चली जानी चाहिए। तो ये इसका एक दोष होता है। अब घटती किस पद्धति से क्या आशा है, इसके 2 गुण, 2 दोष होता है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोई संपत्ति हमने 1 लाख रुपए की खरीदी और 10% उसका ह्रास लगाया तो 10,000 रुपये आ गया। तो ये 10,000
जब तक संपत्ति हमारे पास रहेगी तब तक हम 10,000 रुपये उसमें से घटाते रहेंगे। तो 1,00,000 की है तो स्वाभाविक रूप से 10 साल बाद ये इसकी कीमत शून्य हो जाएगी। अब घटती किस्त पद्धति में क्या होता है, जैसे पहले साल मैंने 1,00,000 का 10% ह्रास निकाला तो 10,000 रुपये आ गया बच्चों, 10,000 पहले साल 10,000 रुपये ह्रास। तो 1,00,000 में से मैं 10,000 रुपये घटा दूंगा तो अगले साल उस संपत्ति की कीमत पुस्तकों में 90,000 होगी। तो अगले साल जो मैं मूल्यह्रास की राशि निकालूंगा वो 90,000 का 10% निकालूंगा तो 9,000 हो गई। तो जैसे जैसे संपत्ति की कीमत घटती चली जाती है वैसे वैसे ह्रास की राशि भी घटती चली जाती है। तो 90,000 घटाऊँगा, 90,000 में से 9,000 घटाऊँगा तो 81,000 बचा। फिर अगले साल 81,000 का 10% निकालूंगा तो 8,100 आएगा। जिस तरह से संपत्ति की कीमत घटती चली जाएगी और घटा हुआ उसका जो मूल्य आएगा उस मूल्य पर मैं ह्रास की राशि हर साल गणना करता चलूँगा। इसलिए इस पद्धति को घटती किस्त पद्धति के नाम से जानते हैं। अर्थात संपत्ति के पहले साल लागत मूल्य पर या पुस्तकीय मूल्य पर ह्रास निकाला जाता है, फिर अगले साल उसका जो घटा हुआ मूल्य आता है उस मूल्य पर हमें ह्रास की राशि हर साल गणना करना पड़ती है। इसलिए इस पद्धति को घटती किस्त पद्धति के नाम से जानते हैं और ये पद्धति अत्यंत लोकप्रिय होती है। आयकर विभाग इस पद्धति को मान्यता देता है। सभी व्यापारिक संस्थान इसी पद्धति का उपयोग करते हैं और घटती किस्त पद्धति से ह्रास का लेखा करते चले जाते हैं। अब इसके गुण कौन से वैज्ञानिक है, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे संपत्ति की कीमत घट रही है वैसे वैसे आपकी ह्रास की राशि भी घटती चली जा रही है। संपत्ति की उपयोगिता कम हो रही है तो ह्रास की राशि भी कम हो रही है। तो इसको वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। सभी व्यावसायिक संस्थान इसी पद्धति से स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाते हैं। आयकर विभाग भी इस पद्धति को मान्यता देता है। आयकर विभाग कहता है कि प्रत्येक व्यापारी को इसी पद्धति से अपनी स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाना चाहिए। दोष देखें, ह्रास की दर अधिक होती है इस पद्धति में। इस घटती किस्त पद्धति में स्थायी किस्त पद्धति की अपेक्षा ह्रास की दर जो होती है अधिक रखी जाती है। तो अधिक जब ह्रास की दर होती है तो ह्रास की राशि भी ज़्यादा आएगी और लाभ पर उतना प्रभाव डालेगी। पूंजी पर ब्याज नहीं, इस पद्धति में संपत्ति पर विनियोजित पूंजी के ब्याज का हिसाब नहीं लगाया जाता है कि इतनी राशि यदि हम पूंजी के रूप में रखते तो उस पर क्या ब्याज की राशि मिलती, उसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। एक और दोष आप देख रहे होंगे कि स्थायी किस्त पद्धति में हमने ह्रास की राशि की गणना एक बार कर ली, बार बार गणना नहीं करना पड़ती है और उतना ही घटाते चले जाएंगे। लेकिन इस पद्धति में हमें ह्रास की राशि हर साल निकालनी होगी और फिर ऐसे में गणना करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है और इस पद्धति में संपत्ति का कभी भी मूल्य शून्य नहीं होता है। अब स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति में कौन कौन से अंतर होते हैं ये देखिए, 5 अंतर। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की गणना मूल लागत पर की जाती है। इस पद्धति में ह्रास की गणना संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर करते हैं। उदाहरण मैंने अभी आपको दिया था। पहली पद्धति में पहले साल तो ह्रास की राशि समान होती है, लागत मूल्य पर ही होती है, लेकिन अगले वर्ष फिर घटा हुआ जो मूल्य आता है उसी मूल्य पर हम ह्रास की राशि लगाते हैं। ह्रास राशि में भिन्नता होती है। इस पद्धति में ह्रास की राशि प्रति वर्ष समान रहती है। स्थायी किस्त पद्धति में आप देख रहे थे और घटती पद्धति में प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि घटती है, दर नहीं घटती बच्चों। दर तो एक बार जो निर्धारित हो गई 10%, मतलब 10% ही रहेगी, राशि घटती है। स्थायी किस्त पद्धति में हर साल ह्रास की राशि समान रहती है, घटती किस्त पद्धति में राशि घटती चली जाती है। इस पद्धति में ह्रास की दर कम रखी जाती है और इस पद्धति में ह्रास की दर अधिक रखी जाती है, ये अंतर है। इस पद्धति में लाभ हानि खाते पर असमान भार पड़ता है, क्योंकि ह्रास की राशि समान रहती है तो असमान भार पड़ेगा, बल्कि इस पद्धति में लाभ हानि खाते पर भार समान रहता है, क्योंकि जैसे जैसे संपत्ति की कार्य क्षमता घटती चली जाती है वैसे वैसे इस पर। यह पद्धति आयकर की दृष्टि से ठीक नहीं है और यह आयकर विधान द्वारा मान्य होती है। ये अंतर हो गए इसके। अब ये ह्रास की गणना करते समय ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि जब हम ह्रास की गणना करते हैं तो दर के साथ
प्रतिवर्ष, वार्षिक या सालाना शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है, उसका बड़ा उपयोग होता है, बड़ा महत्व होता है। जैसे मैं कहूँ 10% प्रतिवर्ष या वार्षिक या सालाना, तो इसका अर्थ अलग होता है ह्रास की गणना करते समय, ह्रास की राशि निकालते समय। और के लिए मैं 10% बोल दूँ, इसका अलग अर्थ हो जाता है। तो जब हम किसी भी स्थायी संपत्ति पर ह्रास की गणना करते हैं तो हम देखते हैं कि दर के बाद प्रतिवर्ष या वार्षिक या सालाना शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखा है तो उसका अलग अर्थ होगा और नहीं लिखा है तो उसका अर्थ अलग होगा। तो स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना करते समय ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होती है कि दर के बाद वार्षिक या प्रतिवर्ष या सालाना शब्द लिखा है या नहीं। इस संबंध में निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सी बात होती है, यदि दर के साथ वार्षिक शब्द लिखा है तो संपत्ति पर हम उतने ही समय का ह्रास लगाएंगे जितने समय संपत्ति उपयोग में आई। उदाहरण के लिए कोई संपत्ति 1 जनवरी को खरीदी गई हो, पूरे साल ह्रास लगाया जाएगा, क्योंकि संपत्ति 1 तारीख को खरीदी गई, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे 12 महीने होते हैं। और यदि संपत्ति 1 जुलाई को खरीदी गई है तो इस संपत्ति पर केवल 6 माह का ही उपयोग में आएगी, अर्थात निर्धारित दर से केवल 6 माह का ही ह्रास लगाना चाहिए। अगले साल फिर पूरे साल का ह्रास लगाया जाएगा। जब वार्षिक शब्द लिखा हो या सालाना शब्द या प्रतिवर्ष शब्द लगा हो तो जितने समय संपत्ति उपयोग में आई उतने साल का ह्रास लगेगा। जनवरी में पहले साल खरीदेंगे तो पूरे साल हो ही जाता है, लेकिन यदि जुलाई में खरीदेंगे तो 6 महीने, लेकिन अगले साल से फिर उस पर पूरे साल का ह्रास लगाया जाएगा। ये वार्षिक। अब इस शब्द को मैं हटा देता हूँ तो दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, इसका क्या नियम है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यदि दर के साथ वार्षिक, प्रतिवर्ष या सालाना शब्द नहीं लगाया तो संपत्ति पर खरीदने वाले साल में पूरे साल का ह्रास लगाना चाहिए और बेचने वाले साल में कोई ह्रास नहीं लगाना चाहिए, चाहे संपत्ति साल के मध्य किसी भी तिथि को खरीदी या बेची गई हो। ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें। तो पहले जो उदाहरण दिया था उसमें 1 जनवरी को खरीद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी को यदि खरीदी है तो शब्द लगा है, नहीं लगा पूरे साल का लगेगा। लेकिन बीच में कभी खरीदेंगे और दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं है तो भी फिर उस पर पूरे साल का ही ह्रास लगाएंगे। हाँ, जब यदि संपत्ति को हम यदि किसी कारण से बेचते हैं तो बेचने वाले वर्ष में फिर उस पर कोई ह्रास नहीं लगाया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात, नियम केवल घटती किस पद्धति से ही ठीक है। स्थायी किस पद्धति में तो स्वतः ही उपयोग अवधि के ह्रास से ही ह्रास लग जाता है। तो ये वार्षिक शब्द का है। साधारण भाषा में हो गया कि दर के साथ वार्षिक शब्द है तो उतने समय का ह्रास लगेगा जितने समय संपत्ति काम में आई। और यदि वार्षिक शब्द नहीं है तो खरीदने वाले वर्ष में पूरे साल का ह्रास लगाते हैं, चाहे संपत्ति किसी भी तारीख को खरीदी हो, और बेचने वाले वर्ष में उस पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता। तो व्यवहारिक प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ये बच्चों मूल्यह्रास था, मूल्यह्रास के विषय में जानकारी थी। मूल्यह्रास व्यापार का एक तरह का व्यय होता है। जितनी भी व्यापार में स्थायी संपत्तियां होती हैं उन संपत्तियों का हम निरंतर उपयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो लेखांकन की दृष्टि से इनका मूल्य कम होता जाता है, नष्ट होता चला जाता है, क्षय होता चला जाता है। और इसको व्यापार का शुद्ध लाभ जानने के लिए अन्य व्यय की तरह इसका लेखा करना चाहिए। ये मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए आप नवांकुर डिजिलेशन